हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए मैं 4 से 5 दिन के बाद आज ये वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो 3-4 दिन एडमिट रही है। कल ही वहाँ से वापस आए हैं हम लोग। ट्रॉमा सेंटर में वो एडमिट थी, लेकिन अब ईश्वर की महान कृपा के कारण अब वो स्वस्थ है और इस कारण से मैं अब पुनः अपने कार्य पर लग रहा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि मैं अपने जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के मैंने सीरीज आरंभ की थी और उस सीरीज़ में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के राइटर्स मैंने आरंभ किए थे, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में मैंने वीडियो दिया था, उनकी लाइफ के फैक्ट्स के बारे में, साथ ही साथ उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो मैंने बताए थे। आज उसी क्रम में मैं भारत के एक और बहुत इम्पोर्टेंट हमारी जो राइटर हैं, नाम है सरोजनी नायडू, तो उनसे कनेक्टेड आज मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने लिखा है सरोजनी नायडू 1879 टू 1949। हम सब इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये एक पोइट भी हैं, एक क्रिटिक भी हैं, साथ ही साथ बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर रही हैं, पॉलिटिशियन रही हैं और बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक, मैंने पहला पॉइंट लिखा है, सी वाज बोर्न ऑन 13 फरवरी 1879 इन हैदराबाद। इनका जन्म जो है वह 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। दूसरा पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है, हर फादर वॉज डॉक्टर अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय, जो कि बाई प्रोफेशन एक प्रोफेसर थे, एंड हर मदर वाज वसदा सुंदरी। इनकी माँ का नाम था वसदा सुंदरी और इनके फादर का नाम था डॉक्टर अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय, जो कि एक प्रोफेसर थे। ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है थर्ड पॉइंट आपका है, शी वाज सेंट टू मद्रास वेयर सी पास्ड मैट्रिक इन 1891। इनको मद्रास भेजा गया पढ़ने के लिए, जहां 1891 में 1891 में इन्होंने मैट्रिक पास किया। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मैट्रिक पास करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि शी स्टूड फर्स्ट इन द एंटायर प्रेसिडेंसी। ये जहां पढ़ती थी मद्रास में, उस पूरी प्रेसिडेंसी में मैट्रिक में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। तो ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। उसके बाद चौथा है पॉइंट, शी मैरिड विद गोविंद राजुला नायडू। इनका विवाह गोविंद राजुला नायडू से हुआ था, जो कि बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर थे। ठीक है ना। तो इनका विवाह, शी मैरिड विद गोविंद राजुला नायडू, जो कि बाई प्रोफेशन क्या थे, एक डॉक्टर थे। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में है, आफ्टर मैरिज शी वाज सेंट टू इंग्लैंड। विवाह के बाद ये इंग्लैंड गई, वेयर शी रिमेंड 3 ईयर्स। और इंग्लैंड में ये कुल मिलाकर 3 वर्षों तक रहीं, इन टच विद 2 लिटरेरी फिगर्स। और यहाँ ये 2 लिटरेरी फिगर्स के साथ रहीं, एक का नाम था साइमंस और दूसरे का नाम था एडमंड गॉसे। और दे हेल्प इन ग्रोइंग हर पोइटिक जीनियस। और इन साइमंस और एडमंड गॉसे नामक ये जो लिटरेरी फिगर थे, लिटरेरी व्यक्ति थे, साहित्यिक व्यक्ति थे, इन्होंने इनकी पोइटिक जीनियस को ग्रो करने में बहुत अधिक सहायता की। तो ये 3 वर्षों तक कहाँ रहीं विवाह के बाद? इंग्लैंड में रहीं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन 1914। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो 1914 में शी मेट महात्मा गांधी। इनकी मुलाकात पहली बार महात्मा गांधी जी से हुई, एंड शी बिकेम ए फ्रीडम फाइटर। और महात्मा गांधी का प्रभाव इतना ज़्यादा इन पर हुआ कि ये क्या बन गई? फ्रीडम फाइटर बन गई। तो कब भैया पहली मुलाकात कब हुई? 1914 में, और महात्मा गांधी से, और उसके बाद ये क्या बन गई? फ्रीडम फाइटर बन गई। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है 7 नंबर, इन 1925 शी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये विशेष ध्यान रखने वाला पॉइंट है। 1925 में, 1914 में ये महात्मा गांधी से पहली बार मिली, फ्रीडम फाइटर बनी, और उसके 11 वर्षों के अंदर इन्होंने इतनी अधिक, आप कह सकते हैं, सहयोग किया फ्रीडम फाइटर का जो कांग्रेस का मूवमेंट था, कि सन 1925 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई, यानी कि अध्यक्षा नियुक्त हुई हैं साहब।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 8। 8 नंबर पॉइंट है, इन 1927 शी हेल्प इन फाउंडिंग द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। 1925 में ये प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद 1927 में इन्होंने ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना में अपना बहुत सहयोग दिया। सी वेंट टू होनोलुलु। उसके बाद ये होनोलुलु गई एज ए डेलीगेट ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की डेलीगेट के रूप में द पैन पैसिफिक वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में भी गई 1928 में। तो विशेष ध्यान रखिए 1927 में ये ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की फाउंडिंग में इन्होंने बहुत सहायता की। उसके बाद ये होनोलुलु गई डेलीगेट के रूप में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के, और साथ ही साथ उसके बाद ये पैन पैसिफिक वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने हिस्सा लिया 1928 में, 1928 में। उसका नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इन मार्च 1930 शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। 1930 में इसके बाद ये ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जिसकी स्थापना में इन्होंने बड़ा सहयोग दिया था, उसकी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई। कब हुई साहब? इन मार्च 1930 में। उसके बाद अगला पॉइंट है इनका, शी टुक पार्ट इन गांधी जी हिस्टोरिकल डांडी मार्च। हम सब जानते हैं नमक सत्याग्रह के रूप में डांडी मार्च गांधी जी ने निकाला था। तो उस डांडी मार्च में गांधी जी के ये सहयोगी रहीं एंड वॉज अरेस्टेड इन मई 1930, और 1930 के मई के महीने में इनको अरेस्ट भी कर लिया गया। ठीक, क्योंकि उस डांडी मार्च में जितने भी राजनेता उस समय गांधी जी के सहयोगी थे उन सभी को अरेस्ट किया गया था। तो उसमें सरोजनी नायडू जी जो थी उनको भी अरेस्ट किया गया, और कौन से महीने में? मई का महीना था और वर्ष थी 1930 में। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट लिखा है, सी सेंट विद गांधी जी टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन सितंबर 1931। उसके बाद गांधी जी के साथ ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई सितंबर 1931 में, तो वहाँ पर भी ये गई गांधी जी के सहयोगी के रूप में गांधी जी के साथ। तो गांधी जी का आप कह सकते हैं बहुत अच्छा सहयोग और बहुत साथ रहा सरोजनी नायडू जी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1939 शी वाज अरेस्टेड अलॉन्ग विद गांधी जी एंड अदर नेशनल लीडर्स। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ तो सन 1939 में भारत के जो प्रमुख लीडर्स थे, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी जी रहे हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, इन सबको 1939 में अरेस्ट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू जी को भी अरेस्ट किया गया क्योंकि ये नेशनल लीडर्स थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1942। गांधी जी ने, हम सब जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से 8 अगस्त 1942 को, एंड शी वाज अरेस्टेड विद गांधी जी ऑन 9 अगस्त। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, गांधी जी ने स्टार्ट किया 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त को ही गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू जी जो थी उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के आरंभ के जस्ट नेक्स्ट डे। ठीक है साहब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। 14 पॉइंट, शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली एंड डिलीवर्ड ए स्पीच ऑन 23 मार्च 1947। ध्यान रखिएगा, शी बिकेम यानी कि सरोजनी नायडू जी जो थी वह एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट बनी, और जो कि नई दिल्ली में हुआ था, और इन्होंने 23 मार्च 1947 को यहाँ एक स्पीच भी दी थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 15 पॉइंट, शी वॉज डिक्लेयर्ड एज द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस नाउ उत्तर प्रदेश इन प्लेस ऑफ बीसी रॉय। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद सरोजनी नायडू जी को गवर्नर नियुक्त किया गया यूनाइटेड प्रोविंस को। आज हम जिसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसको हम पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से ये जाना जाता था। तो यूनाइटेड प्रोविंस की ये गवर्नर नियुक्त हुई, और उस समय गवर्नर थे यहाँ के बीसी रॉय। तो बीसी रॉय ने अपना त्यागपत्र दिया, और बीसी रॉय के बाद सरोजनी नायडू जी जो थी वो इलेक्ट हुई, डिक्लेयर की गई यहाँ की गवर्नर। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बनने का जो
आप कह सकते हैं नाम आता है, तो वो है हमारी सरोजनी नायडू जी। उसके बाद शी डाइड ऑन 10 मार्च 1949 इन लखनऊ। गवर्नर रहते हुए ही 10 मार्च 1949 को लखनऊ में सरोजनी नायडू जी का निधन हो गया। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं सरोजनी नायडू जी के जीवन के फैक्ट्स हैं, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम लोग इनके लिटरेरी कैरियर और वर्क्स की बात करते हैं। बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा इनका लिटरेरी कैरियर रहा है। इनकी पोएम्स को पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। छोटी क्लास से हम लोगों ने सरोजनी नायडू जी को पढ़ा है। तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है, एट द एज ऑफ 11 सी रोट हर फर्स्ट पोएम इन 1890। जब इनकी उम्र मात्र 11 वर्ष की थी, तब 1890 में इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। ठीक, इतना ही नहीं, अगला पॉइंट इससे भी इंटरेस्टिंग है। सी रोट ए लॉन्ग पोएम द लेडी ऑफ द लेक। इन्होंने एक लॉन्ग पोएम लिखी। लॉन्ग पोएम का नाम है द लेडी ऑफ द लेक, जिसमें कि कंसिस्टिंग 1300 लाइन्स। कितनी लाइन्स हैं भाई? 1300 लाइन्स हैं। और ये 1300 लाइन की कविता को सरोजनी नायडू जी ने मात्र 6 डेज में लिखा। और कब लिखा? 1892 में, यानी कि जब इनकी उम्र 1892 में, जब इनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। तो ध्यान रखना, 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहली कविता लिखी अपनी 1890 में। उसके बाद इन्होंने एक लॉन्ग पोइम लिखी द लेडी ऑफ द लेक, जिसमें कि 1300 लाइन्स हैं। इसको मात्र 6 दिनों में इन्होंने लिखा और सन थी 1892। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, शी रोट ए ड्रामा कंसिस्टिंग 2000 लाइन्स नेम्ड महिर मुनीर रिटन इन पर्सियन इन 1890। तो शी रोट ए ड्रामा कंसिस्टिंग 2000 लाइन्स नेम्ड महिर मुनीर रिटन इन पर्सियन इन 1892। तो 1892 में इन्होंने 2000 लाइन्स का एक ड्रामा लिखा, नाम है महिर मुनीर, जो कि पर्शियन में था 1892 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4, हर फर्स्ट मेजर कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ गोल्डन थ्रेशहोल्ड। नाम ध्यान रखिएगा, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नाम है साहब, वॉज पब्लिश्ड इन 1905। इट हैज़ 40 लिरिक्स। यानी कि अगर इनकी पोएम्स का पहला कलेक्शन हम बात करें तो गोल्डन थ्रेशहोल्ड के नाम से पब्लिश्ड होता है। सन है 1905 और इसमें कुल मिलाकर 40 कविताओं का ये संग्रह है। 40 लिरिक्स हैं साहब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हर सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स द बर्ड ऑफ टाइम। इनकी जो पोएम्स का सेकंड कलेक्शन है उसका नाम है द बर्ड ऑफ टाइम, जो कि पब्लिश्ड हुआ 1912 में। और ये साहब इंडिया में पब्लिश ना होकर लंदन में पब्लिश हुआ। कहाँ हुआ साहब? लंदन में पब्लिश हुआ था। और इसमें कुल मिलाकर 46 लिरिक्स हैं और इसकी थीम है लव, प्रेम पर आधारित इन्होंने ये कविताएं लिखी हैं। तो फिर से ध्यान रखिए, इनकी पोइट्री का, पोएम्स का सेकंड कलेक्शन है जिसका नाम है द बर्ड ऑफ टाइम, जो कि 1912 में लंदन में पब्लिश हुआ। इसमें कुल मिलाकर 46 लिरिक्स हैं और इसकी थीम है लव। नाउ द नेक्स्ट वन इज द थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स द ब्रोकन विंग। इनका जो पोएम्स का तीसरा कलेक्शन है उसका नाम है द ब्रोकन विंग। इसका पब्लिकेशन भी लंदन में हुआ 1917 में और इसमें कुल मिलाकर 61 लिरिक्स हैं। तो फर्स्ट में 40, सेकंड में 46 और थर्ड में 61 लिरिक्स हैं। और थर्ड का नाम है इनका द ब्रोकन विंग। तो ये तो इनके जीवन काल में पब्लिश होने वाली इनकी पोएम्स की कलेक्शन हो गए। अच्छा, इनकी कुछ कलेक्शन इनके बाद में पोस्ट्यूमसली भी पब्लिश हुए हैं। जैसे मैंने लिखा है आफ्टर हर डेथ, तो इनकी मृत्यु के बाद जो इनका अगला पोएम का कलेक्शन पब्लिश हुआ उसका नाम है द सेक्टर्ड फ्लूट। क्या नाम है साहब? द सेक्टर्ड फ्लूट। इसका पब्लिकेशन हुआ है 1953 में। हमने अभी जैसा कि बताया था कि 1949 में इनकी डेथ हो गई थी। तो पोस्ट्यूमसली इनकी मृत्यु के बाद इस द सेक्टर्ड फ्लूट का पब्लिकेशन हुआ और इसमें कुल मिलाकर 3 पोएम्स हैं। उसके बाद अगला जो कलेक्शन है उसका नाम है द फीदर्स ऑफ डॉन। क्या नाम है साहब? द फीदर्स ऑफ डॉन। इसमें ये इसका पब्लिकेशन 1961 में हुआ है और इसमें 37 पोएम्स का ये कलेक्शन है। नाम ध्यान रखिए, द फीदर्स ऑफ डॉन, 1961 में इसका पब्लिकेशन है और इसमें कुल मिलाकर 37 पोएम्स का ये संग्रह है। और उसके बाद इनकी एक बहुत खूबसूरत पोएम द टेम्पल, पोएम का नाम क्या है? द टेम्पल का पब्लिकेशन भी इनकी मृत्यु के बाद हुआ है। अब मैंने कुछ इनके लिए नोट लिखे हैं, आप लोग
जानते हैं इनको बड़े अच्छी तरीके से, तो ये नोट भी विशेष ध्यान रख लीजिए। शी वॉज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू जी को क्या कहा जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत कोकिला के नाम से अगर किसी को जाना जाता था तो वो थी सरोजिनी नायडू जी। और इनकी फेमस पोएम्स की अगर मैं बात करूं तो जिनको हम छोटे से पढ़कर आए हैं, बड़े हुए हैं, नाम है इंडियन बीबर्स, उसके बाद द प्लैंकन बियरर्स, उसके बाद द गिफ्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद बेंगल सेलर, उसके बाद द एंथम ऑफ लव, उसके बाद द ब्लेज सॉन्ग एट्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसी पोएम्स हैं जो कि इमॉर्टल हैं हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में। जब तक हम लोग साहित्य पढ़ेंगे तब तक सरोजिनी नायडू जी की ये कविताएं पढ़ी जाएंगी। हमने पढ़ा है, हमारी पूर्व जनरेशन ने पढ़ा है, और आगे आने वाली जनरेशन भी इन पोएम्स को पढ़ेगी। और इनसे हमें ये पता लगता है कि सरोजिनी नायडू जी कितनी महान कवित्री रही हैं। तो ये सरोजिनी नायडू जी के बारे में मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इनके वर्क्स को लेकर आपके लिए वीडियो दिया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ घर पर ही रहें, आप स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।